जय हिंद दोस्तों। अर्नब गोस्वामी को जमानत दिए जाने के मामले में जितनी तेजी देखी गई, जितनी जल्दीबाजी देखी गई, जितनी पर्सनल लिबर्टी और अभिव्यक्ति की बात की गई, उतना हमने और किसी भी मामले में नहीं देखा। लेकिन अब यह सवाल सिर्फ कुणाल कामरा ही नहीं उठा रहा, अब यह सवाल खुद रिटायर्ड चीफ जस्टिस भी उठा रहे हैं। हम एक ऐसे चीफ जस्टिस की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने 19 नवंबर यानी एक दिन पहले द हिंदू में अपना एक आर्टिकल लिखा, और उस आर्टिकल को लिखने के बाद अगर आप उसे पढ़ेंगे, उनके लिखे हुए आर्टिकल को, तो कई चीजें आपको खुल करके सामने आएंगी। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसे हमें नहीं बताया गया था, हमें अब तक वो जानकारी पता नहीं थी, वो असाधारण बातें थी। और इसके साथ ही जो टेक्निकल टर्म्स थे, जो कंडीशन थे अर्नब गोस्वामी को जमानत दिए जाने के मामले में, उन सब की कैसे अनदेखी की गई और कितनी जल्दबाजी की गई सिर्फ अर्नब के मामले में, उसका पूरी पोल पट्टी अगर कहीं खुल रहा है तो द हिंदू के आर्टिकल में जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, उनका नाम है अजीत प्रकाश शाह, और वो कहां रह चुके हैं? वो दिल्ली हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं, मद्रास में, तो दोनों जगहों पे वो चीफ जस्टिस रह चुके हैं। उन्होंने जो अपना आर्टिकल लिखा है काफी खुल करके, और इसमें से कुछ चुनिंदा सवाल हैं जो सवाल हम आपके सामने रखना चाहेंगे। उनके आर्टिकल को पढ़ने के बाद कई बातें खुल करके सामने आई हैं, आप सोच भी नहीं सकते क्या है ऐसे मामले। गौर करिएगा, उन्होंने कहा है अपने आर्टिकल में कि एक दिन पहले डाली गई याचिका पर इतनी जल्दी सुनवाई कैसे हो गई। यानी कि जो महीनों महीनों याचिकाएं पड़ी रहती हैं, कई हफ्तों तक जो है अपील जो है पड़ी रहती है वहां पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में, इतनी जल्दी लिस्टेड कैसे हो गई और अगले ही दिन उसकी सुनवाई कैसे हो गई? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि क्या अर्नब गोस्वामी स्पेशल जर्नलिस्ट थे? क्या इतने बड़े लोगों की आवाज थे कि लाइफ एंड लिबर्टी का मामला जैसे कंडीशन आ गए? अक्सर हम लोग ऐसा सुनते हैं कि भले ही रात हो जाए, फांसी के फंदे पे अगर कोई लटकने वाला कैदी होता है तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट सुनता है, लेकिन वहां तो लाइफ एंड लिबर्टी का मैटर होता है, लाइफ का, जिंदगी का मामला होता है। और जिस तरह से अर्नब गोस्वामी का मामला देखा गया, एक दिन पहले डाली गई याचिका में तुरंत सुनवाई हो गई। अब जब उस पर तमाम तरह के सवाल होने लगे हैं, तो इसमें एक और सवाल देखिए क्या चीफ जस्टिस उठा रहे हैं, रिटायर्ड चीफ जस्टिस। इन्होंने दूसरा सवाल यह उठाया है कि अर्नब की जो याचिका है उसमें 9 डिफेक्ट थे, यानी 9 गलतियां थी, उसे डिफेक्ट लिस्ट में डाल दिया गया था, इसके बावजूद भी उस पर सुनवाई हो गई। डिफेक्ट लिस्ट किसे बोलते हैं? अगर कोई व्यक्ति अपील दायर करता है, अपनी याचिका दायर करता है, और उस याचिका में कोई खामियां होती हैं, तो उसे डिफेक्ट लिस्ट में डाल दिया जाता है कि उस पर सुनवाई बाद में होगी, लेकिन पहले जो गलतियां उसमें है उसे करेक्ट करके ले आएगी, उन गलतियों को सुधार करके करेक्शन करके ले आइए, फिर सुना जाएगा। लेकिन अर्नब के मामले में 1, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, सीधे 9 गलतियां थी। और उन 9 गलतियों को दरकिनार करते हुए, उन 9 त्रुटियां जो डिफेक्ट थे उन सबको साइड में करते हुए, जबकि वो पहुंच चुका था डिफेक्ट लिस्ट में, फिर भी उसकी सुनवाई हो गई। ऐसी क्या बात है अर्नब गोस्वामी में? क्या अर्नब गोस्वामी के चेहरे पर ऐसा तेज है कि कोर्ट के पास जब मामला गया तो तेज देख करके कोर्ट जो है उसके सारे गलतियों को खत्म कर देती है, सारे गलतियों को एक्सेप्ट कर लेती है। चलो कोई बात नहीं, लाओ पहले हम तुम्हारा सुनना शुरू करें, तुम एक बहुत बड़े पत्रकार हो, पहले हम तुम्हारा मामला सुनना शुरू करें, तुम इतने दिन से जेल में बंद हो। तो जैसे भी हो, तमाम तरह की तो 9 गलतियां थी, और 9 गलतियों पर उसे डिफेक्ट लिस्ट में डाल दिया गया था, इसके बावजूद भी उस पर सुनवाई हो गई। काफी जल्दी मची थी, बहुत जल्दी। फिर देखिए, फिर सवाल यहां खड़ा होता है कि अर्नब गोस्वामी सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट गया था, हाई कोर्ट में भी उसने याचिका डाली थी, और जहां हाई कोर्ट ने उसे वापस सेशन कोर्ट जाने के लिए बोल दिया। क्या बोला था? हाई कोर्ट ने बोला था कि आर्टिकल 226 के तहत वो बेल नहीं दे सकते, इसके लिए लोअर कोर्ट जाना होगा। यह कहकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कानून की ही बात की है, जो लीगल प्रोसीजर है, जो लीगल प्रोसेस है कि भाई आप जमानत लेनी है तो आप लोअर कोर्ट में जाओ, सेशन कोर्ट में जाओ। सीधे हाई कोर्ट ने लौटा दिया था, और ये कानून की बात उन्होंने कही थी। और कहीं ना कहीं इस बात से इत्तेफाक जो जस्टिस प्रकाश हैं, जस्टिस अजीत प्रकाश शाह जो हैं, इन्होंने भी उनके हाई कोर्ट के डिसीजन से इत्तेफाक रखा है। हाई कोर्ट ने जो आर्टिकल 226 के तहत बेल ना दे करके उन्हें लोअर कोर्ट जाने के लिए कहा, इस पर भी वो मुतमईन है, इत्तेफाक रखते हैं। फिर उसके बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि अर्नब गोस्वामी की याचिका 3 जगहों पर पड़ी है। सेशन कोर्ट में भी जमानत के लिए पड़ा है, हाई कोर्ट में भी,
और सुप्रीम कोर्ट में भी। यानी एक साथ 3-3 जगहों पे जमानत के लिए याचिका उन्होंने दायर कर रखी थी। या तो आप हाई कोर्ट में दायर करते, या तो सुप्रीम कोर्ट में दायर करते, या सेशन कोर्ट में ही दायर करते। लेकिन वहां अर्नब के साथ क्या था कि अर्नब ने एक साथ निचली अदालत, हाई कोर्ट और हायर कोर्ट में जो है जमानत अर्जी डाल रखी थी। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। ये जो चीफ जस्टिस हैं बाकायदा चैलेंज कर रहे हैं, रिटायर्ड चीफ जस्टिस अजीत प्रकाश शाह, ये बाकायदा चैलेंज कर रहे हैं कि वो इसके लिए डिबेट कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं कि ऐसा कहीं नहीं हुआ। अगर कहीं भी ऐसा कोई और भी मामला हुआ हो तो दिखाया जाए। अर्नब का केस तो इस तरह से बहुत ही रेयर ऑफ रेयर केस देखने में लगता है। वाह। और देखिए और क्या कहते हैं, उन्होंने कहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया, जिसका जो है जिसकी कल्पना एक आम आदमी नहीं कर सकता। जितनी तेजी से अर्जी दायर की गई, जितनी तेजी से उस पर सुनवाई हो गई और फिर जमानत भी दे दी गई, और बाकायदा कमेंट करते हुए कि जो है वो किसी के साथ पर्सनल लिबर्टी के साथ जो है हनन नहीं होने दे सकते, अभिव्यक्ति को दबाया नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक रक्षक है बाकायदा लोगों के मौलिक अधिकारों की। तो यहां सवाल यह है कि जितनी जल्दीबाजी अर्नब के साथ दिखाया गया, यानी कि एक दिन पहले डाली गई अर्जी, उस पर अगले दिन सुनवाई, फिर जमानत, तो ये जो मामला है ये सवाल खड़ा करता है कि क्या स्पेशल ट्रीटमेंट यानी कि विशेष तरह का जो है उनको रियायत जिसे कहा जाए, हम लोग अपनी भाषा में कह रहे हैं, तो स्पेशल ट्रीटमेंट एक तरह से समझिए कि लीगल टर्म्स में बात की गई है। तो जो इस तरह की रियायत अर्नब गोस्वामी को मिल गई, क्या उसकी कल्पना एक आम आदमी कर सकता है? क्या आप सोच सकते हैं? हम तो अब तक यही पढ़ते आए हैं कि कानून सबके लिए बराबर होता है। जो कानून सड़क पे झुआ फेंकने वाले, मिट्टी फेंकने वाले एक मजदूर के लिए होता है, वही कानून चारदीवारी में बंद, एसी कमरे में बंद बड़े से बड़े आदमी के लिए होता है। चाहे सड़क पर घूमने वाला, रिक्शा चलाने वाला, ठेड़ी जो है खोपचे लगाने वाला जो है एक मजदूर हो, चाहे दिल्ली में बैठा हुआ, मुंबई में बैठा हुआ एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, रईस आदमी हो, दोनों के लिए कानून एक बराबर होता है। लेकिन क्या जिस तरह से अदालतों की प्रक्रिया है उस पर एक सवाल है, मेरा व्यक्तिगत सवाल है कि क्या जिस तरह से अर्नब गोस्वामी ने या अर्नब गोस्वामी के जो मशीनरी अमला था, जो उसके चैनल के लोग थे, जो उसके जो करीबी लोग थे, जितनी जल्दी से बेल अप्लाई करते हैं, फिर बेल पेपर लेते हैं और फिर उसे तुरंत ले जाकर के मुंबई में सबमिट करते हैं, और जितना बड़े बड़े वकीलों को उन्होंने हायर किया, क्या एक आम आदमी कर सकता है? कोर्ट फीस भरना, वकील की फीस भरना, डॉक्यूमेंट चार्जेस, कम से कम आपको लाख रुपए आपको चाहिए अपना केस सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करने के लिए, वैसे ही हाई कोर्ट में मान लीजिए। क्या एक आम आदमी ऐसा कर सकता है? जबकि मौलिक अधिकार तो सबके पास है, पर्सनल लिबर्टी तो सबके पास है। जो अधिकार अर्नब गोस्वामी के पास है वही अधिकार एक सड़क छाप मजदूर के पास भी पास है। तो फिर आखिर कानून बराबर कहां रहा? उनके लिए क्या स्पेशल कानून हो गया और एक आम आदमी के लिए क्या स्पेशल कानून हो गया? उसी की बात ये कह रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया, जिसका एक आम आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता? बात तो बहुत दमदार है। फिर बात करते हैं, ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट महज 7 दिन में ही सुनवाई हो गई। यानी कि लोअर कोर्ट जो ट्रायल कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, ये सारे मामले 7 दिन में सुन लिए गए। इतनी जल्दी क्यों? क्या इसके लिए उनके पास विशेष कानून है अर्नब के मामले में? क्या जो बाकी लोग घूम रहे हैं, आपको पता है 80 दिन लग गए थे, 80 दिन तक जेल में बंद रहा प्रशांत कनौजिया एक ट्वीट के लिए। दूसरी बार जेल में बंद रहा, 1 साल पहले भी उसे गिरफ्तार किया गया। अली सोहराब नाम के एक एक्टिविस्ट है सोशल मीडिया पे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। उन्हें भी कम से कम महीने दिन से ज्यादा, तकरीबन महीने दिन से ज्यादा उन्हें जेल में रहना पड़ा। अभी जो मामले चल रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का मसला हो या सीए प्रोटेस्ट के नाम पर जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनका मसला हो, पत्रकारों पर यूएपीए लगा करके उन्हें जेल में डाल दिया गया, इनका मैटर हो, ये सारे लोग कौन हैं? क्या ये लोग देश के नागरिक नहीं है?
उस पर सुनवाई क्यों नहीं हो रही? कई सामाजिक कार्यकर्ता जेल में बंद हैं, उन्हें जमानत नहीं दी जाती। एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक व्यक्ति तो ऐसे हैं जिन्हें टट्टी पेशाब तक के लिए दिक्कत होती है, उन्हें डायपर बांधना पड़ता है। मतलब डायपर जो हम सोच सकते हैं बच्चों को शिशु रोकने के लिए, शिशु जो है बच्चे कर देते हैं, कपड़े गीले ना हो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, बार बार पेशाब कर देते हैं। 80 साल के एक बुजुर्ग आदमी के लिए जमानत कोई मायने नहीं रखती, जबकि उसे डायपर पहनाया जा रहा है, उसके हाथ कांपते हैं। उसके लिए ना कोई मानवीय अधिकार है, ना उसके कोई मौलिक अधिकार है, और ना पर्सनल लिबर्टी तो भाई है ही नहीं, क्योंकि भाई ये सारी लिबर्टी तो अर्नब गोस्वामी के लिए है, आपके लिए, हमारे लिए, किसी मजदूर के लिए तो है नहीं है पर्सनल लिबर्टी। तो ये काफी गंभीर सवाल है जो अब जो ये रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने उठाए। फिर बात करते हैं, इन्होंने जिक्र किया है कि अर्नब के मामले में जितनी तेजी हुई इस पर सवाल क्यों नहीं हो। भाई सवाल तो उठता है, और यही वजह है कि आखिर 7 दिन के अंदर ही इतनी जल्दी क्या थी कि 7 दिन के अंदर ही लोअर कोर्ट में सुनवाई हो गई, 7 दिन के अंदर ही जो है हाई कोर्ट में भी सुनवाई हो गई, और 7 दिन के अंदर ही जो है 7 दिन में सुप्रीम कोर्ट में भी हो गया। भाई हफ्तों लग जाते हैं, एक याचिका पर नंबर आने में हफ्तों लग जाते हैं, नंबर नहीं आते। तो जितनी तेजी से अर्नब गोस्वामी के मामले में 7 दिन के अंदर ही सब कुछ निपट गया, सुनवाई हो गई, जमानत भी हो गई, वो अपने घर भी चले गए और चैनल पर जाकर अब चिल्लाना भी शुरू कर दिए। क्या इतनी तेजी, इतनी जल्दी, इतनी स्पीड में कोई और मामले की सुनवाई हो सकती है? क्या बाकी जो पत्रकार जेल में बंद है उनके लिए सुनवाई हो सकती है? जो बाकी सामाजिक कार्यकर्ता जेल में बंद है उनके लिए पर्सनल लिबर्टी का मामला आ सकता है सामने? ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा, अभी हाल ही में केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन, उन्हें जमानत क्यों नहीं मिली? मामले की सुनवाई टाल दी गई। उन्हें भी तो फौरी जमानत मिलनी चाहिए थी। अब अगर उनका परिवार ये कहे क्या हम देश के नागरिक नहीं हैं, क्या जिस तरह से अर्नब गोस्वामी को तुरंत बेनिफिट दे दिया गया जमानत के लिए, क्या वो हमारे आदमी के लिए नहीं मिल सकता है? क्या हम लोग देश के नागरिक नहीं है? तो ये सारे सवाल आखिर क्यों उठ रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो ये सारी जिम्मेदारी तो कोर्ट की तरफ से दी जा रही है। पब्लिक को कहने का मौका जो दिया जा रहा है वो कोर्ट की तरफ से दिया जा रहा है। तो अपने ऐसी आर्टिकल में इन्होंने कुणाल कामरा की तरफ इशारा करते हुए सीधे कहा है, नाम लेकर के, कि कुणाल कामरा ने जो कहा, क्या बहुसंख्यक लोगों की आज वही धारणा नहीं हो गई है? क्या बहुसंख्यक जो तबका है देश का, जो बाकी जो देश के आम लोग हैं, आम नागरिक हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या अब आम आदमी के बीच में धारणा नहीं बन गई है? जाहिर सी बात है, आखिर कुणाल कामरा को यह आवाज उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यह मौका सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। कुणाल कामरा का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन जो उसके सवाल हैं वो काफी गंभीर हैं। उन कुणाल कामरा के ऊपर जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी मामला दायर किया गया है, और हो ही क्यों ना, क्योंकि कुणाल कामरा ने इस तरीके से सवाल किए हैं, तो भाई कोर्ट की अवमानना तो हो रही है। साधारण तौर पे अगर हम लोग अपने निजी तौर पे देखा जाए तो है, भाई सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को आपने कलर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का पे जो देश का झंडा लगा था उसके जगह बीजेपी का झंडा लगाया, तमाम तरह की बातें कही जस्टिस चंद्रचूड़ के लिए, तो अपमान तो होता है। लेकिन कुणाल कामरा के उठाए गए सवाल कोई मामूली सवाल नहीं है, कोई ऐसे सवाल नहीं है जिनको छोड़ दिया जाए, कोई ऐसा सवाल नहीं है जिनसे आप कन्नी काट लें। मामले गंभीर हैं। तो वही जस्टिस भी इसी बात को दोहरा रहे हैं, रिटायर्ड जस्टिस अजीत प्रकाश शाह, कि कुणाल कामरा जिसने जो कहा, क्या बाकी लोग अब वही बातें नहीं कह रहे हैं? क्या ज्यादातर लोगों का वही मानना नहीं है जो कुणाल कामरा ने कहा? तो इस सारे मौका कोर्ट दे रही है। आगे बढ़ते हैं इसी मुद्दे पर। अर्नब के केस पे सेक्रेटरिएट की इमारत से अचानक फ्री स्पीच की आवाज सुनाई देने लगी। यानी कि जो ब्यूरोक्रेट जो बड़ी बड़ी इमारतों में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, ऐसी दफ्तरों में बैठे होते हैं, जिन्होंने खुद फ्री स्पीच का हनन किया है, जो खुद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करते हैं, जो खुद प्रेस का फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है अटैक करते रहते हैं, अब वही लोग अगर अर्नब के मामले को लेकर के फ्री स्पीच की बात करते हैं, तो आखिर ये अचानक फ्री स्पीच की दुहाई क्यों आने लगी? जब अर्नब जेल में गए तभी अर्नब के लिए ब्यूरोक्रेट्स के मन में इतना प्रेम क्यों? इतना प्रेम क्यों? ये सवाल उठता है। ये अब तो
ये सवाल तो अब देश का बहुत से नागरिक पूछ रहे हैं। ये सवाल अब हर आम आदमी के लिए है कि जितनी बेनिफिट, जितनी छूट, जितनी रियायत, जितनी जल्दबाजी, जितनी पूरी मशीनरी सरकार की अर्नब की तरफ घुस गई, झुक गई पूरी की पूरी। आपने देखा कई मुख्यमंत्री बोल रहे थे बेचारे, अर्नब के लिए ट्वीट कर रहे हैं। बीजेपी के बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री बोल रहे हैं, कई नेता बोल रहे हैं अर्नब गोस्वामी के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई साहब, आप लोग अपने अपने स्टेट में देखिए, अपने अपने सूबों के चीफ मिनिस्टर आप लोग हैं, मंत्री हैं, जरा अपने अपने स्टेट में देखिए पत्रकारों के साथ क्या क्या नहीं किया गया है। लेकिन उनमें और अर्नब गोस्वामी में एक अंतर है, अर्नब गोस्वामी सरकार की गोद में बैठे हैं और बाकी जो पत्रकार हैं वो कड़े सवाल करते हैं। बाकी जो बुद्धिजीवी है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तब फ्री स्पीच की बात नहीं होती, तब किसी की पर्सनल लिबर्टी नहीं बीच में आती, तब किसी के लिए मौलिक अधिकार नहीं होते, मानवीय अधिकार तब नहीं होते, तब किसी की व्यक्तिगत आजादी नहीं होती। सारे मामले घूम फिरकर अर्नब गोस्वामी पे आ जाते हैं, क्योंकि अर्नब गोस्वामी बहुत बड़े दुलारे हैं सरकार के, क्योंकि अर्नब गोस्वामी के आगे सारे कानून फेल। अर्नब गोस्वामी को लेकर के जो कानून की बारीकियां हैं, जो अच्छे लोगों को जमानत देने के लिए होनी चाहिए, वो सारे मामले अर्नब गोस्वामी के पैरों में आके गिर जाते हैं। बहरहाल वो कोर्ट का मैटर है। हम आर्टिकल की तरफ लौटते हैं। तो जस्टिस प्रकाश आगे क्या कहते हैं, अजीत प्रकाश कहते हैं कि अब तक कई केसों में आंख मूंद कर बैठने वाली कोर्ट अचानक अर्नब के मामले में इतना सक्रिय कैसे हो गई। जम्मू कश्मीर का मामला चूंकि आप देख ही चुके हैं, वो भी मामला है। मतलब कि बहुत दिनों के बाद ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें सरकार को नसीहत दी जाए, ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें सिस्टम को आंख दिखा करके कोर्ट ये कहे कि आप ऐसा नहीं कर सकते, अभी हम यहाँ हैं, हमारी पहचान यहाँ है, हम एक संवैधानिक अदालत हैं, हम तय करेंगे कि लोगों के साथ कोई अन्याय ना हो। अर्नब के मामले में ऐसा हो गया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सीधे तौर पे, और सबसे खास बात देखिए, छुट्टी के दिन में यह सुनवाई हुई। ये केस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि छुट्टी के दिन सुनवाई हुई, उसी दिन चीफ जस्टिस का जन्मदिन भी था। जस्टिस जो सुनवाई कर रहे थे उनका जन्मदिन भी था, और अपने जन्मदिन के दिन जो है लिबर्टी के ऊपर इतनी बड़ी स्पीच दी गई, उन्हें रियायत दे दी गई अर्नब गोस्वामी को, वो जमानत पे छूट गए। तो सोचिए ये काफी एक गंभीर मामला हो गया। फिर यह है कि अर्नब को इन्होंने एक गैर पत्रकार कहा है। जाहिर सी बात है, उनके चीखने चिल्लाने से कोई सहमत तो हो नहीं सकता। तो आखिर ऐसा कैसे इन्होंने, अब यहां सवाल यह है कि आपने देखा होगा जामिया के कई छात्र थे, सीए प्रोटेस्ट को लेकर अभी भी जेल में बंद है। खालिद सैफी 250 दिन जेल में बंद हो गया। शर्जील इमाम को भी आप भूल गए क्या? क्या उसने गोली चलाया था? क्या उसने देश विरोधी नारे लगाए थे? क्या किया था कि उसने? जो लोग रास्ता बंद करने के नाम पर, देखिए प्रोटेस्ट हुआ ना, राजस्थान में प्रोटेस्ट हुआ, कितने दिनों तक आवागमन बंद रहा गुजरों का आंदोलन को लेकर के। क्या लोगों के मौलिक अधिकार नहीं थे? इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, शाहीन बाग प्रोटेस्ट वगैरह को लेकर के कि सड़क को, यातायात को बाधित करके नहीं किया जा सकता, वो लॉ एंड ऑर्डर का मैटर है, लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन करते हुए पुलिस जो है इन सब रास्तों को खाली करावे। तो वही मामले राजस्थान में गुजर आंदोलन पर क्यों नहीं आजमाए गए? लेकिन नहीं, क्योंकि वो सीए प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, उनको हटाना था, इसलिए सरकार ने उठा करके अलग अलग मामलों में बंद करना शुरू कर दिया, यूएपीए लगाना शुरू कर दिया। तो बाकी ये लोग जो है, बकायदा जामिया की जो शोध छात्रा थी सफूरा जरगर, गर्भवती थी, क्या उसका चरित्र हनन नहीं किया गया? जिस तरह से सोशल मीडिया पर जिस तरह से तमाम तरह के कमेंट किए गए उसके बच्चे को लेकर के, उसके बच्चे को बाप को लेकर के, यहां तक कहा गया कि 500 रुपए में शाहीन बाग में औरतें जाती हैं बैठने के लिए वहां किराए के नाम पर। तमाम तरह के आरोप लगे, हालांकि ऐसी कोई बातें सामने नहीं गई, लेकिन जिस तरह से नफरत की बयार बोई गई, नफरत फैलाए गए और नफरत फैलाने की छूट दी गई। एक होता है नफरत फैलाना लेकिन पकड़े जाना, और एक होता है नफरत फैलाकर सीना तान कर आप खड़े रहे। तो वो यहां पे हुआ। बाकी ये सारे लोग जो हैं अभी भी बंद हैं। तो अब यहां सवाल है कि जिस पर्सनल लिबर्टी के
बात अर्नब गोस्वामी के लिए आई, जिस अभिव्यक्ति के नाम पर अर्नब गोस्वामी को छूट दिया गया, जिस पर्सनल लिबर्टी के तहत बाकी लोगों को छूट नहीं मिल रही है। आखिर क्या वजह है? क्या वो पत्रकार नहीं थे? क्या वो पत्रकार नहीं है? कुल मिलाकर पूरे देश में पत्रकारिता का सारा ठीकरा, पत्रकारिता का सारा ठेका एक अर्नब गोस्वामी के पास है। इसलिए सारे मौलिक अधिकार, सारे कानूनी अधिकार और सारे जो पर्सनल लिबर्टी, अभिव्यक्ति, ये सारे अधिकार जो हैं वो सिर्फ पर्सनल लिबर्टी, ये सब अधिकार मिला करके अगर कहीं जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो सारे मामले अर्नब गोस्वामी की तरफ। अर्नब गोस्वामी की जगह कोई दूसरा हो तो नहीं होगा। अभी सिद्दीकी कप्पर बेचारे टहल रहे, उनके परिवार वाले पता नहीं कब छूटेंगे। क्या पर्सनल लिबर्टी उनके लिए नहीं है? जम्मू कश्मीर में जो पत्रकार जेलों में बंद हैं उनके लिए पर्सनल लिबर्टी नहीं है। जिन पत्रकारों पर एफआईआर हो जा रही है, एक ट्वीट करने पर एफआईआर हो जा रही है, आरोप प्रत्यारोप लगाने पर एफआईआर हो जा रही है, क्या उनके लिए कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है? क्या उनके लिए प्रेस की स्वतंत्रता जैसा कोई कानून नहीं है? क्या उनके लिए अभिव्यक्ति नहीं है? ये सारे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब आखिर कहां जाएगा, कौन उठाएगा? तो ये एक सवाल उठाया है रिटायर्ड चीफ जस्टिस अजीत प्रकाश शाह ने, क्योंकि ये खुद उसी कानून से मजे हुए हैं, उसी कानून के सिस्टम रह चुके हैं और ये लॉ कमीशन में भी रह चुके हैं। तो जाहिर सी बात है इनके सवाल काफी इंपॉर्टेंट हैं। हो सकता है कि इतने चारों तरफा सवालों के बाद सुप्रीम कोर्ट भी इस पर कोई डिसीजन ले ले, या बाकी जो पत्रकार हैं उन सब के मामले में वही पर्सनल लिबर्टी, सबके मौलिक अधिकार और सबको जमानत मिल जाए। हम भी उम्मीद करते हैं। जय हिंद।